सेल के अंदर एक ऐसी सीक्रेट फैक्ट्री चलती है जो प्रोटीन्स बनाती है, उनकी पैकिंग करती है, उन्हें डिलीवर करती है और सेल्स का कचरा भी साफ करती है। आखिर ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? तो आज के पार्ट 2 में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल की जो बाहरी कवरिंग है, ये मेनली लिपिड्स यानी कि फैट से बनी होती हैं। ये लिपिड्स एक लेयर में नहीं होते बल्कि दो लेयर्स में होते हैं, इसलिए ये बाइलेयर कहा जाता है इन्हें। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट। अब इस लाइन का मतलब क्या है? लिपिड जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, जो उनका पोलर हेड होता है वो टुवर्ड्स द आउटर साइड यानी कि बाहर की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो टुवर्ड्स द इनर पार्ट यानी कि अंदर की साइड होती है। अब इसका मतलब क्या है? पोलर हेड का मतलब है हाइड्रोफिलिक यानी कि जिसे पानी पसंद है, वाटर लविंग यानी जो पानी को अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोफोबिक टेल यानी कि नॉन पोलर टेल जिसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, जो पानी से डरती है, जो मेम्ब्रेन के बीच में छुपी रहती है। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। यहाँ जो एक्वस एनवायरनमेंट का मतलब है वो वाटर वाला एनवायरनमेंट है, क्योंकि टेल को पानी पसंद नहीं होता, इसलिए वो मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे अरेंज होती है कि जो नॉन पोलर टेल्स है वो बीच में सेफली छुप जाए और पानी के कांटेक्ट में ना आए। तो इस तरीके से टेल जो होती है मेम्ब्रेन की वो अरेंज होती है। नॉन पोलर टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, यानी कि सिंपल वर्ड्स में नॉन पोलर टेल जो है वो पानी से बचकर मेम्ब्रेन के अंदर रहती है, और जो उनका पोलर हेड रहता है वो पानी के कांटेक्ट में रहता है। The lipids component of a membrane mainly consist of phosphoglyceride। सेल मेम्ब्रेन में कई तरह के लिपिड्स हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो एक मेन लिपिड होता है जो सबसे ज़्यादा होता है वो है फॉस्फोग्लिसराइड, यानी मॉलिक्यूल मिलकर मेम्ब्रेन की बाइलेयर बनाता है। यही मॉलिक्यूल है जो है बाइलेयर बनाता है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ लिपिड से नहीं बनी होती, इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी लगे होते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। यानी कि ह्यूमन आरबीसीज की मैं बात करूँ तो उसमें 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होते हैं, और ये परसेंटेज मेम्ब्रेन की ज़रूरत के हिसाब से होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। अब 2 तरीके के यहाँ पर प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। अब इनका मतलब क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो सिर्फ मेम्ब्रेन की सरफेस पर लगे होते हैं, ठीक है, ये मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते, सिर्फ सरफेस पर होते हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन की बात करूँ तो दे आर पार्शियली और टोटली ब्यूरिड इन द मेम्ब्रेन, यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर घुसे होते हैं। ब्यूरिड का मतलब है धसे हुए हैं, या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं। अब डायग्राम को देखो, सबसे पहले ब्लू सर्कल्स दिख रहे हैं, ये पोलर हेड है जो पानी की तरफ फेस करता है। बीच में जो येलो टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक टेल्स है, ये पानी से बचने के लिए मेम्ब्रेन के बीच में रहते हैं। अब जो पिंक स्ट्रक्चर दिख रही है वो प्रोटीन्स है। कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हैं जिन्हें पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, और जो मेम्ब्रेन के अंदर से होकर निकले हुए हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन है। सबसे ऊपर जो ग्रीन चेन बनी है वो शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी इस डायग्राम में हमें मेम्ब्रेन के सारे मेन कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है और बाहर की तरफ रहता है, हाइड्रोफोबिक टेल नॉन पोलर होती है और बीच में रहती है। मेम्ब्रेन का मेन लिपिड फॉस्फोग्लिसराइड है। मेम्ब्रेन में लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आरबीसीज मेम्ब्रेन में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model। अब इस लाइन का मतलब क्या है? साइंटिस्ट सिंगर और निकोलसन ने 1972 में सेल मेम्ब्रेन का एक नया मॉडल दिया, और इस मॉडल को फ्लूइड मोसैक मॉडल कहते हैं, और आज भी इसी मॉडल को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन बिल्कुल हार्ड नहीं होती, ये थोड़ी फ्लूइड यानी कि लचीली होती है, और इसी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो लेफ्ट राइट यानी कि साइड में मूव कर सकते हैं, और इसी मूवमेंट को हम लेटरल मूवमेंट भी कहते हैं। द एबिलिटी टू मूव विद इन अ मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, यानी कि प्रोटीन
जितनी आसानी से मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर पाता है उसी प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होगी उतनी ही उसकी फ्लूइडिटी होगी। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिविजन। अब इसका मतलब क्या है? मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से कई इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे कि सेल का ग्रो करना, दो सेल्स के बीच कनेक्शन बनना जिसे इंटरसेलुलर जंक्शन कहते हैं, सेल से सब्सटेंस बाहर निकलना जिसे सिक्रेशन कहते हैं, बाहर से सब्सटेंस का अंदर लेना जिसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और सेल का डिवाइड करना जिसे सेल डिवीजन बोलते हैं। अब हम और फर्दर फंक्शंस देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। अब इस लाइन का मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर आने जाने देना, है ना। यही मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का काम करती है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये हर मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही अंदर जाने देगी और बाहर जाने देगी। Many molecules can be moved across the membrane without any requirement of energy. It's called passive transport. अब ये passive transport क्या होता है? जब molecules membrane के across बिना ATP यानी कि बिना एनर्जी यूज़ किए मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम passive transport कहते हैं, जहाँ पर हमें ATP की रिक्वायरमेंट यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Neutral solute may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher concentration to the lower concentration. Simple diffusion में क्या होता है? Simple diffusion में neutral molecules अपने आप मूव करते हैं। ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इसी मूवमेंट में भी एनर्जी की ज़रूरत हमें नहीं होती है। Water may also move across the membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. जब सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूजन की वजह से मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। वाटर का डिफ्यूजन यानी कि ऑस्मोसिस, और इसमें भी एटीपी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। सो एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू दी नॉन पोलर लिपिड बायलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पोलर मॉलिक्यूल डायरेक्टली लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद कैरियर प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ती है। कैरियर प्रोटीन उन मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करवाता है, यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्टली तो लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उन्हें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैरियर प्रोटीन उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो उसे मेम्ब्रेन को क्रॉस करवा सके। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये नेचुरल डायरेक्शन से अपोजिट होते हैं, इसलिए हमें यहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जनरली पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हम जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और ये प्रोसेस जो होता है वो नेचुरली होता है, तो हमें यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब हम इसके जस्ट अपोजिट चलेंगे, जब हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो हमें वहाँ पर एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम यहाँ पर एनर्जी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमें एटीपी लगानी पड़ती है। इसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि जब ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी एनर्जी यूज़ होती है तो उस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर एनर्जी यूज़ हो रही है किसी प्रोसेस के लिए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है तो वो फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। डायग्राम में देखो, हर एक एटीपी यूज़ होने पर 3 सोडियम आयन यानी कि Na+ सेल के बाहर भेजे जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन यानी कि K+ सेल के अंदर भेजे जाते हैं। ये काम एटीपी की एनर्जी से होता है। एटीपी तोड़कर एडीपी यानी और फॉस्फेट बन जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। इट यूटिलाइज एटीपी एंड मेंटेन्स द आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑन ईदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये पंप एटीपी की एनर्जी यूज़ करता है और सेल के अंदर और बाहर सोडियम और पोटेशियम आयन का प्रॉपर कंसंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन करता है। इसी वजह से सेल नॉर्मल तरीके से काम कर पाता है। सो एक फटाफट से क्विक रिविजन लेते हैं। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोसेक मॉडल दिया। मेम्ब्रेन फ्लूइड होती है, इसलिए प्रोटीन साइड में
में मूव कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट शो होती है, मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेएबल होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी नहीं लगता, सिंपल डिफ्यूजन, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस, वाटर का डिफ्यूजन, पोलर मॉलिक्यूल्स को कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी लगता है और मूवमेंट लो यानी कि हाई कंसंट्रेशन होती है, लो टू हाई होती है। सोडियम पोटेशियम पंप में 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं और इस प्रोसेस में एटीपी यूज़ होता है। बात करें सेल वॉल की तो अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म एन आउटर कवरिंग फॉर अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। अब इस लाइन का मतलब क्या है? सेल वॉल एक नॉन लिविंग और रिजिड यानी कि सख्त स्ट्रक्चर होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है और प्लांट्स और फंजाई में बेसिकली पाया जाता है। यानी अगर सेल को घर मान लो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन घर की दीवार है और सेल वॉल उसके बाहर की मजबूत बाउंड्री की तरह काम करती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल and protect the cell from the mechanical damage and infection, also help in cell to cell interaction and provide barrier to the undesirable molecules। अब इस लाइन का मतलब क्या है? सेल वॉल के बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सबसे पहले ये सेल को एक फिक्स शेप देती है, दूसरा ये मैकेनिकल डैमेज से सेल को बचाती है, कोई धक्का या प्रेशर लग जाए तो उससे बचाती है, तीसरा ये इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन देती है और चौथा ये सिर्फ ये सब काम नहीं करती, इसके अलावा सेल को एक दूसरे से इंटरैक्ट करने में भी हेल्प करती है। एक सेल दूसरे सेल से इंटरैक्ट कर पाए उसमें भी हेल्प करती है और अनडिज़ायरेबल अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से रोकने के लिए बैरियर का काम भी करती है। एल्गी की बात करें तो एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि एल्गी की जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज होता है, गैलेक्टन्स होता है, मैनन्स होता है और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स होते हैं। यानी एल्गी की सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज की नहीं होती बल्कि इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। In other plants, it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins। बाकी अगर मैं हर प्लांट्स की बात करूँ तो उसमें सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स होते हैं और ये सब मिलकर सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जब प्लांट सेल यंग होता है तब उसकी जो सेल है, सेल वॉल को प्राइमरी वॉल कहते हैं। यानी कि जब प्लांट सेल यंग है तब उसकी सेल वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल होती है। ये वॉल ग्रो कर सकती है, इसलिए सेल का साइज बढ़ भी सकता है। दिस कैपेबिलिटी ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। मतलब जैसे जैसे सेल बड़ा और मैच्योर होता रहेगा, प्राइमरी वॉल जो होती है वो उसकी ग्रो करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। उसके बाद प्राइमरी वॉल के अंदर की साइड एक और लेयर बन जाती है जिसे सेकेंडरी वॉल कहते हैं। ये वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और सेल को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। डायग्राम में देखो, लेफ्ट साइड में यंग प्लांट है, सिर्फ इसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है जो ग्रो कर सकती है। राइट साइड में मैच्योर प्लांट सेल है, इसमें सेकेंडरी वॉल भी बन चुकी है। ठीक है। मिडल लैमेला की बात करूँ तो मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। मिडल लैमेला की बात करूँ तो एक लेयर होती है जो मेनली कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। इसका काम होता है आसपास वाली प्लांट सेल को चिपका कर रखना, इसलिए इसे सेल का नेचुरल ग्लू भी कहा जाता है। डायग्राम में जो बीच में एक लेयर दिख रही है वही मिडल लैमेला है, ये दोनों सेल्स को एक साथ जोड़कर रखती है। The cell wall and the middle lamella may be transferred by plasmodesmata which connects the cytoplasm of neighboring cell। अब इस भारी सी लाइन का मतलब क्या है? कभी कभी सेल वॉल और मिडल लैमेला के बीच बहुत छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, इन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये चैनल एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करते हैं। इस कनेक्शन की वजह से जो आसपास की सेल्स है वो एक दूसरे से सब्सटेंस और सिग्नल्स को एक्सचेंज कर सकती है। डायग्राम में जो बीच में छोटा सा ट्यूब जैसा कनेक्शन दिख रहा है वही प्लाज्मोडेस्माटा है। ये दोनों नेबरिंग सेल्स को साइटोप्लाज्म से जोड़ता है। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सेल वॉल एक नॉन लिविंग और रिजिड आउटर कवरिंग है। ये प्लांट्स और फंजाई में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। सेल वॉल शेप, प्रोटेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन और अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल से बैरियर का काम करती है। एल्गी की सेल वॉल में सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। अदर प्लांट्स की सेल वॉल में सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स होते हैं। यंग प्लांट सेल में प्राइमरी वॉल होती है जो ग्रो कर सकती है। मैच्योर प्लांट सेल में सेकेंडरी वॉल अंदर की साइड बन जाती है। मिडल लैमेला मेनली कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है और नेबरिंग सेल्स को ग्लू की तरह जोड़कर रखती है। प्लाज्मोडेस्माटा छोटे चैनल्स होते हैं जो दो नेबरिंग प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं।
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं और हर ऑर्गेनेली का अपना अलग स्ट्रक्चर होता है और अपना अलग फंक्शन भी होता है। जैसे हर डिपार्टमेंट का काम अपना होता है, वैसे ही हर ऑर्गेनेली का भी अपना अलग काम होता है। मैनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। लेकिन कुछ ऑर्गेनेलीज अलग होने के बावजूद एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। इसके फंक्शन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इसे कोऑर्डिनेटेड वर्किंग की वजह से इन्हें मिलाकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, ये सब हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above component, these are not considered as a part of endomembrane system। अब एक important बात, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम ये सब जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज तो हैं, लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी, लाइसोसोम और वैक्यूल के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम नहीं करते। इसी वजह से इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता। यानी कि पूरी इसकी जो बात है वो ये है कि हर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। जो ऑर्गेनेलीज मिलके कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करता है उन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल ये सब आते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल जो नहीं है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करते हैं। Eukaryotic cells reveal the presence of a network of reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm is called endoplasmic reticulum। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत सारी पतली पतली ट्यूब और फ्लैटेंड सेग का एक नेटवर्क होता है। ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है और इसी नेटवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि शॉर्ट में ER कहते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के अंदर बनी हुई ट्यूब्यूल्स और चैनल्स का नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेसेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के अंदर की जगह को 2 अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। यानी ER के अंदर की स्पेस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर की स्पेस अलग होती है। ल्यूमिनल इनसाइड ER कंपार्टमेंट, जो स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है उसे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली स्पेस यानी कि ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म में होता है और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाली स्पेस होती है यानी साइटोप्लाज्म, उससे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और अंदर की साइड जो होता है वो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आउटर सरफेस पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं ये राइबोसोम छोटे डॉट्स की तरह दिखते हैं। बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर हमें राइबोसोम लगे दिखते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। राइबोसोम की वजह से इसका सरफेस रफ या फिर खुरदरा दिखाई देता है। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड और कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर हमें राइबोसोम नहीं दिखाई देंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion। यानी कि जिन सेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनते हैं उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यू विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है और इसका मेम्ब्रेन न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, यानी न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है लिपिड्स यानी कि फैट्स बनाना। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। In animal cell, lipid-like steroidal hormone are synthesis in smooth endoplasmic reticulum। एनिमल सेल में जो स्टेरॉयडल हार्मोन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, जैसे कि हमारे सेक्स हार्मोन हो गए, उनका सिंथेसिस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ लिपिड्स ही नहीं बल्कि लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन भी बनाते हैं।
डायग्राम में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्टेरॉयडल हार्मोन का शो कर रहा है। यानी याद रखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करता है। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में फैला हुआ ट्यूब्यूल्स और सैक का नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के अंदर दो कंपार्टमेंट्स बनाता है, ल्यूमिनल एंडोप्लाज्मिक के अंदर वाला और एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म वाला। राइबोसोम वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम के बिना वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिक्रेशन में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कॉन्टिन्यूअस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस का मेजर साइट है। एनिमल सेल में स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। अब बात करते हैं गोल्गी एपरेटस की, या फिर गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं। कैमिलियो गोल्गी इन 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, यानी कि 1898 में साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी ने न्यूक्लियस के पास एक जाल जैसा यानी कि नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर देखा। ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में गहरा रंग का दिख रहा था, इसलिए इसे डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर कहा गया। दिस वर लेटर नेम गोल्गी बॉडी, बाद में इसी स्ट्रक्चर का नाम उस साइंटिस्ट के नाम पर गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी apparatus रख दिया गया। They consist of many flat disc-shaped sac or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. These are stacked parallel to each other. गोल्गी apparatus बहुत सारे चपटे यानी कि फ्लैट थैली जैसे स्ट्रक्चर, थैली जैसे सैक से मिलकर बनता है। इन सैक को सिस्टर्ने कहते हैं। ये सिस्टर्ने एक के ऊपर एक पैरेलल तरीके से लगे होते हैं, बिल्कुल प्लेट्स के स्टैक की तरह। इनका जो साइज होता है वो 0.5 से या फिर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी कि गोल्गी एपरेटस की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, वो सिस्टर्ने ही है। गोल्गी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेज एंड द कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। अब इस लाइन का मतलब क्या है समझते हैं। गोल्गी एपरेटस न्यूक्लियस के पास होता है, ये बात हमने पढ़ी बिल्कुल। इसके दो फेजेस होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं, यहीं से गोल्गी मटेरियल रिसीव करता है, और ट्रांस फेज को हम मैच्योरिंग फेज कहते हैं क्योंकि यहीं से प्रोसेस्ड मटेरियल बाहर भेजा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सिस फेज यानी कि फॉर्मिंग फेज यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो तरफ होता है, यानी कि ये एंट्री गेट है। ट्रांस फेज जो कि मैच्योरिंग फेज है, ट्रांस फेज जो है वो गोल्गी के एग्जिट गेट की तरह है, यानी ये फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलता है। The cis and the trans phase of the organelle are entirely different but interconnected, यानी कि cis और trans phase का जो काम है वो अलग होता है, लेकिन दोनों गोल्गी apparatus का ही पार्ट है और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either to the intracellular targets or secrete outside the cell, यानी कि गोल्गी apparatus का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो पैकेजिंग का काम है। ये प्रोटीन्स को, लिपिड्स को पैक करता है, या तो सेल के अंदर किसी और ऑर्गेनेली तक भेजता है या फिर सेल के बाहर सिक्रीट कर देता है। इसलिए गोल्गी को पैकेजिंग और डिस्पैच सेंटर भी कहा जाता है। Materials to be packed in the form of vesicles from the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। अब इस लाइन का मतलब क्या है इसको समझते हैं ध्यान से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं वो छोटे छोटे वेसिकल्स में बाहर आ जाते हैं, ठीक है, गोल्गी के सिस फेज पर आते हैं, वो एंट्री गेट है ना। उसके बाद गोल्गी के अंदर प्रोसेस करते हुए वो ट्रांस फेज से बाहर मूव कर जाते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी हमारा सामान आया है, पैकेजिंग मटेरियल आया है, वो सिस फेज यानी कि एंट्री गेट से एंटर करेगा और पूरी गोल्गी में प्रोसेसिंग करके फिर वो ट्रांस फेज से जो मैच्योरिंग फेज है वहां से बाहर निकल जाएगा। गोल्गी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, क्योंकि गोल्गी को अपना मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मिलता है, इसलिए दोनों मिलकर काम करते हैं। A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो गोल्गी के सिस्टर्ने में आते हैं, ठीक है। यहाँ उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया जाता है और उसके बाद जो फाइनल प्रोटीन बनता है उसे ट्रांस फेज से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले प्रोटीन कहाँ बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से गोल्गी में आया, उसको मॉडिफाई किया गया और फिर ट्रांस फेज से रिलीज कर दिया गया। गोल्गी एपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। गोल्गी एपरेटस में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाए जाते हैं।
ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों गोल्गी में मॉडिफाई और प्रिपेयर होते हैं। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया। गोल्गी फ्लैट सैक यानी कि सिस्टर्ने से मिलकर बना होता है। इनके दो फेज होते हैं, सिस फेज जो कि फॉर्मिंग फेज है जो कि एंट्री गेट है, ट्रांस फेज जो कि मैच्योरिंग फेज है जो कि एग्जिट गेट है। गोल्गी का मेन काम पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और सिक्रेशन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल सिस फेज पर आती है और ट्रांस फेज से बाहर निकलती है। गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। गोल्गी प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है। गोल्गी में ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम की बात करूं तो दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। मतलब लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल छोटी छोटी थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये गोल्गी apparatus में जब पैकेजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो उससे टाइम बनता है, यानी गोल्गी apparatus ही लाइसोसोम को बनाता है। डायग्राम में देखो, गोल्गी apparatus से एक छोटी सी वेसिकल अलग हो रही है। यही वेसिकल बाद में लाइसोसोम बन जाती है। यानी याद रखो कि जो गोल्गी apparatus है वही लाइसोसोम बनाता है। The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम अलग अलग चीज़ों को तोड़ने यानी कि डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सेल का डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। हाइड्रोलिसिस, लाइसोसोम में कई तरह के हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं, जैसे लाइपेसिस जो कि लिपिड्स यानी कि फैट्स को तोड़ते हैं, प्रोटीएसिस जो कि प्रोटीन्स को तोड़ते हैं और कार्बोहाइड्रेसिस जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं। हर एंजाइम का अपना अलग टारगेट होता है। Optimally active at the acidic pH, these enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid। लाइसोसोम के एंजाइम एसिडिक pH में सबसे अच्छा काम करते हैं, यानी लाइसोसोम के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक होता है। इसी एसिडिक इन्वायरमेंट में ये एंजाइम एक्टिव होते हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, यानी सेल के लगभग सभी मेजर बायोमोलिक्यूल्स को ये एंजाइम्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। डायग्राम में जो अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब लाइसोसोम के एंजाइम्स तोड़ सकते हैं। इसलिए लाइसोसोम सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल और पुराने ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। These enzymes digest all the substance। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो लाइसोसोम के एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर सकता है। इसी वजह से इसे लाइसोसोम को सेल का डाइजेस्टिव ऑर्गन कहा जाता है। क्विक रिविजन, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। ये गोल्गी apparatus में पैकेजिंग के दौरान बनता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। लाइपेज लिपिड्स को तोड़ता है, प्रोटीएज जो कि प्रोटीन्स को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। ये एंजाइम एसिडिक pH में सबसे अच्छा काम करते हैं। लाइसोसोम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं वैक्यूल की। द वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक यानी कि थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन काम अलग अलग चीज़ों को स्टोर करना होता है। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। यानी कि इसमें वाटर हमें देखने मिलेगा, सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे और अदर मटेरियल्स भी होंगे जो हमारे सेल के यूजफुल में नहीं हैं। द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के बाहर सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो 90% तक का वॉल्यूम जो है वो घेरता है। ठीक है, इसी वजह से प्लांट सेल में न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेल्स साइड में दिखाई देते हैं। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। अब इस लाइन का मतलब क्या है? प्लांट सेल में जो टोनोप्लास्ट है वो सिर्फ कवरिंग का काम नहीं करती, ये आयन और दूसरे सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर पहुंचाने में भी हेल्प करती है। ये ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट यानी कि अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल दैन इन द साइटोप्लाज्म। क्योंकि आयन और सब्सटेंसेस लगातार वैक्यूल के अंदर भेजे जाते हैं, इसीलिए उनकी कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर ज़्यादा होती है और साइटोप्लाज्म में कम होती है। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। अब अमीबा की बात करते हैं।
अमीबा में एक स्पेशल वैक्यूल होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ये अमीबा के अंदर से ना एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, इसलिए ये एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। कई प्रोटिस्ट जैसे अमीबा हो गया, जब फूड को अपने अंदर लेते हैं तो उस फूड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है, इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। इसी फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। डायग्राम में देखो, सबसे पहले फूड पार्टिकल सेल के पास जाता है, फिर सेल उसे इंगल्फ अंदर ले लेता है, उसके बाद उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बन जाती है, यही फूड वैक्यूल है। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। वैक्यूल्स एक मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज सैक है, इसमें वाटर, सेल सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल सेल का 90% वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर सकता है। टोनोप्लास्ट आयंस और सब्सटेंसेस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि वैक्यूल के अंदर भेजने में हेल्प करता है, इसलिए वैक्यूल में कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होती है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन का काम करता है। प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल फूड को इंगल्फ करके बनता है और उसी में डाइजेशन होता है। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर एंड द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।